तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस एक नई क्लास में। तो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक पढ़ लिए थे कि आयाम कैसे निकालना है, आयाम क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, आवर्तकाल कोणीय आवर्ती। फिर अपन ने एक लेक्चर में वेग और त्वरण दोनों पढ़ लिया। अब बाकी क्या रह गया? एसएसएम की गतिज ऊर्जा, एसएसएम की ऊर्जा। तो देखो, आपको पता है जब कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, अभी ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो कैसे रहा है? कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें है तभी तो हो रहा है। बिना कोई ऊर्जा के तो कुछ भी हिल नहीं सकता, कुछ चीज़ भी इधर से उधर नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो ऊर्जा आएगी तभी तो वो होगा। मैं बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे में ऊर्जा है तब। समझ गए? अगर मेरे में ऊर्जा ही नहीं होती तो मैं कहाँ से बोल पाता? मैं एक एक जो शब्द बोल रहा हूँ ना, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, मुंह हिल रहा है ऊपर नीचे वगैरह वगैरह, हाथ ऐसे ऐसे, तो सारी मेरी बॉडी में ऊर्जा है, एनर्जी है, इसीलिए हो पा रहा है। ठीक है? तो वो कण जो गति कर रहा है तो उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा अपने को निकालनी है। तो नॉर्मली अपने को पता है ऊर्जा क्या होती है। एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। वैसे ऊर्जा के बहुत अलग टाइप भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर अगर मैकेनिक्स में देखें तो मोस्टली अपन गतिज और स्थितिज दो पर ही फोकस करते हैं। बाकी बहुत सारी रासायनिक ऊर्जा, वो तो उनका अपने यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने नहीं जा रही। ठीक है? तो कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ दो ऊर्जा पर फोकस करना है, गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? तो एसएसएम की कुल ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? अब देखो, ई टोटल इज इक्वल टू के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? अब पहले पढ़ते हैं अपन गतिज ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं? गतिज ऊर्जा। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब कोई कण जो गति कर रहा है, जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है, तो क्या लिखते हैं? 1/2 mv²। ये होता है। अब v अपने कहाँ आया, कहाँ से आया? तो आप सभी को पता है कि अपने को पता है कि भाई साहब x बराबर क्या है अपने पास? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये x है। v निकालने के लिए क्या करते हो? विस्थापन में परिवर्तन की दर dx/dt क्या हो जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि साइन का कॉस हो जाएगा, फिर अंदर वाले का करोगे तो ओमेगा और बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। आप इसको आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ रख दिया। अब 1/2 m इसका स्क्वायर करोगे पूरे का, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो एक चीज़ और, फिर आगे के आया। के कहाँ से आया मैं बताऊँ? मैंने आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, याद है? जब अपने सरल आवर्त गति का जो पढ़ा था इक्वेशन, उसमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m होता है। ठीक है? क्योंकि अपन जब f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का 2 बार डेरिवेशन करके जो समीकरण आती है उसका, और इसका 2 बार डेरिवेशन करके जो समीकरण आती है उसका जब तुलना करते हैं आपस में, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आता है? k/m, जो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है? शायद स्टार्टिंग में आ गया था ये तो देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m हो गया। तो अपने पास क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो k इज इक्वल हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। तो देखो m और ये ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया? k लिख दिया। तो ये होगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो 1/2 k स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैंने क्या किया? अंदर ए स्क्वायर को लेके गया, ए स्क्वायर यहाँ भी गुणा हो गया, यहाँ भी गुणा हो गया। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई का स्क्वायर, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? एक्स है। ठीक है? तो यहाँ इसकी जगह एक्स हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो लास्ट में जो गतिज ऊर्जा हुई वो क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी रहेगी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स क्या है? माध्य स्थिति से विस्थापन। तो अब देखो
भाई अपने को के पता है, के क्या है, बल नियतांक होता है कांस्टेंट। ए मतलब उसका जो दोलन हो रहा है, आवर्त गति हो रही है, उसका अधिकतम विस्थापन यानी कि आयाम, ये भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो सकता है सिर्फ एक्स। तो देखो के ई मैक्सिमम कब होगा, अगर एक्स बराबर 0 पुट करूँ मैं यानी कि माध्य स्थिति, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर। समझ गए, ये थी गतिज ऊर्जा। बिठा लो खोपड़ी में अच्छे से, जो एक एक पॉइंट बोला है वो माइंड में रख लो। हो सकता है बायो वालों को डेरिवेशन समझ में नहीं आया थोड़ा सा, भाई ये होना है dy/dt वगैरह वगैरह चीज़ें आ रही है, सभी के साथ नहीं, मतलब अधिकतर को आता भी होगा, लेकिन सभी को आए वो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि बायो वाले इतनी चीज़ें नहीं पढ़ते, ये मैथ्स के बेसिक है, ठीक है। जो 11th-12th में पढ़ते हैं, तो 11th-12th में तो बायो वालों की मैथ्स होती नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, गतिज ऊर्जा अपने को पता है 1/2 mv² होती है। लास्ट में क्या आया है ये पता रखो फॉर्मूला, ये इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो याद रखो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और के ई मैक्सिमम कहाँ पे होता है 1/2 के ए स्क्वायर यानी कि माध्य स्थिति पर। माध्य स्थिति पर मैक्सिमम क्यों होगा, अब मैं बताऊँ, आप बोलोगे सर गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति पर मैक्सिमम क्यों होगी, तो कारण ये है कि भाई अपना जो वेग है वो वेग कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था, वेग माध्य स्थिति में मैक्सिमम हो रहा था, तो भाई जहाँ पे वेग मैक्सिमम होगा वहीं पे तो गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम होगी। सीधी सी बात है ना। अपने वेग क्या आ रहा था, v = ओमेगा √a² माइनस x², ठीक है, ये तो आ रहा था। तो यहाँ पर अपना वेग मैक्सिमम कब है, इस कंडीशन में है ना, x बराबर 0 पे, तो जहाँ पे वेग मैक्सिमम वहीं पे तो गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम होगी। तो देखो समझ गए, तो ऐसी चीज़ों को लिंक किया करो एक दूसरे से, ताकि मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। जैसे कि अपन ने यहाँ पे ये डेरिवेशन किया ना, तो डेरिवेशन इतना करने का काम नहीं है। आप जैसे कि अपने को v की वैल्यू याद है, तो अपन क्या करते, v को डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते फॉर एग्जाम्पल, तो भी अपन कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी v डेरिवेशन करने के बाद ही निकाला है। समझ रहे हो ना, कारण क्या है कि ऑलरेडी v अपन ने डेरिवेशन करने के बाद ही निकाला। तो अगर जैसे कि 1/2 m अभी v² यानी कि ω² a² माइनस x², अब 1/2 ये क्या m ω² a² माइनस x², और अब अपने को पता है m ω² कितना होता है, k होता है, तो 1/2 k a² माइनस x²। ये हो गया सिंपल सा। अगर आप v की वैल्यू भाई अपने को पहले से पता है, तो आप v को यहाँ पुट कर दो, 1/2 k a² माइनस x² क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा। तो देखो अब बात करेंगे अपन स्थितिज ऊर्जा की। तो देखो स्थितिज ऊर्जा होती है PE = 1/2 k²। इसका भी डेरिवेशन है, ये कहाँ से आया कैसे आया, लॉजिक बहुत है, लेकिन उनके पीछे अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 kx²। क्या होता है, kx², स्थितिज ऊर्जा। तो ये P मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम कब होगा, सीमांत स्थिति पर। अगर x बराबर मैं a रखूँ +- a, तो क्या होगा 1/2 k² क्या होगा, मैक्सिमम होगा यानी कि सीमांत स्थिति पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है, तथा सीमांत स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सीमांत स्थिति पर क्या होता है, यानी कि इस साइड जो छोर, दोनों छोर पे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। अब देखो गतिज और स्थितिज दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कुल ऊर्जा। लेकिन अब देखो कुल ऊर्जा को अपन यहाँ पे कुल यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। कारण ये है कि यांत्रिक मतलब होता है मैकेनिकल टाइप, जहाँ पे मूवमेंट होता हो कुछ भी चीज़ का, ठीक है, चीज़ें हिलती डुलती हो, मूवमेंट होता हो, उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि कुल ऊर्जा में तो हो सकता है बहुत सारे पार्ट्स शामिल हो, मतलब जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे अगर रासायनिक चीज़ होता है, कोई रासायनिक मतलब अभिक्रिया हो रही होती तो उसकी भी कुछ ऊर्जा होती, तो रासायनिक ऊर्जा भी सब शामिल करते। तो इसलिए इसको कुल यांत्रिक ऊर्जा बोलना सही रहता है, एक सही नाम बोले तो, ठीक है। कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को बोलते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। बल्कि कुल ऊर्जा में देखो तो बहुत सारे टाइप की ऊर्जा आ सकती है, जबकि कुल यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज प्लस गतिज
ठीक है। तो इसको बोलते हैं यू से के ई प्लस पी। तो यू इज इक्वल टू, अब 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है अपना वाला, सॉरी गतिज, और ये क्या है स्थितिज, 1/2 के एक्स स्क्वायर। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये पार्ट आपस में कट रहा है और टोटल ऊर्जा कितनी आ रही है 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर, समझ गए। 1/2 के ए स्क्वायर क्या आ रहा है, तो गतिज प्लस स्थितिज, इसका मतलब क्या हुआ कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कितना हुआ 1/2 के ए स्क्वायर। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कितना हो रहा है 1/2 के ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना। और अगर सेपरेट गतिज ऊर्जा पूछे तो ये, सेपरेट स्थितिज पूछे तो ये, लेकिन निकाय की यानी कि जो सरलावत गति कर रहा है कण, उसकी कुल ऊर्जा 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छे से खोपड़ी में बिठा लेना। अभी और मैं आगे इसके कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अब देखो बोर्ड पे बहुत ही अच्छी एक टेबल है समझने के लिए। अपने को पता है गतिज ऊर्जा क्या है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्थितिज क्या है 1/2 के एक्स स्क्वायर। इनका कुल योग कितना हो रहा है, कुल यांत्रिक ऊर्जा 1/2 के ए स्क्वायर हो रहा है। मतलब गतिज और स्थितिज का हमेशा योग क्या होगा 1/2 के ए स्क्वायर ही होगा, भले एक्स का कोई भी मान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एक्स का मान तो अगर आप जोड़ोगे तो आपस में कट रहा है, इसलिए एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा टोटल मान क्या होगा 1/2 के ए स्क्वायर। अभी को थोड़ा समझ भी लेते हैं। मैंने ले लिया माध्य स्थिति, मैंने माना माध्य स्थिति, यदि x = 0 माध्य स्थिति, तो माध्य स्थिति पर क्या होगा x = 0 रखोगे तो के ही क्या आएगा मैक्सिमम, गतिज ऊर्जा अधिकतम, क्योंकि माध्य स्थिति पर वेग भी अधिकतम होता है। तो 1/2 के ए स्क्वायर प्लस अगर मैं x यहाँ पे रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि p मिनिमम। तो माध्य स्थिति पर क्या होगा गतिज ऊर्जा तो मैक्सिमम होगी, कितनी होगी 1/2 के ए स्क्वायर, कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। देख लो माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि माध्य स्थिति पर जो गति करता हुआ कण है उसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, P मिनिमम 0। नेक्स्ट सीमांत स्थिति पर यानी कि प्लस से माइनस ए पर, तो उसमें अगर आप रखोगे यहाँ पे तो गतिज ऊर्जा 0, जबकि स्थितिज ऊर्जा 1/2 के ए स्क्वायर यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। तो सीमांत स्थिति पर क्या होगा, सीमांत स्थिति पर गतिज ऊर्जा तो 0, क्योंकि सीमांत स्थिति पर वेग 0 होता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी मैक्सिमम, अधिकतम, किसके बराबर होगी कुल यांत्रिक ऊर्जा के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, मतलब आप समझ जाओ। जैसे कि कोई ये मान लो जुलाई जुल रही है, ठीक है, हाँ, तो अब इसकी कुल ऊर्जा क्या है, अब यहाँ से जैसे कि मैंने धक्का दिया चीज़, ठीक है, मैक्सिमम वेग के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा गतिज ऊर्जा क्या होगी अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम। फिर जैसे 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 ऊपर जाएगा ना वैसे वैसे गतिज ऊर्जा घटती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा गतिज 0 हो जाएगी, स्थितिज क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर वापस नीचे आना स्टार्ट होगा, तो स्थितिज घटेगी गतिज बढ़ेगी, स्थितिज घटेगी गतिज बढ़ेगी, स्थितिज घटेगी गतिज बढ़ेगी, यहाँ आते 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 स्थितिज 0 हो जाएगी, गतिज मैक्सिमम हो जाएगी। फिर वापस जाएगा ऐसे, तो क्या होगा अपने ये जो स्थितिज है वो बढ़ रही है, गतिज घट रही है, स्थितिज बढ़ रही है, गतिज घट रही है, स्थितिज क्या हो रही है बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है, गतिज यहाँ आगे 0 हो गई, समझ गए। फिर वापस नीचे आएगा तो ऐसे होगा, क्योंकि हमेशा जब भी नीचे आएगा तो वेग बढ़ रहा है, इसलिए गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो वो गतिज ऊर्जा भाई जा रही है, कम हो रही है, लेकिन अपने को पता है कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। तो जो कम होने के बाद जो पीछे बचा वो क्या रहेगा, वो मतलब क्या बनाएगा अपने आप में। देखो अपने को पता है स्थितिज प्लस गतिज दोनों का योग क्या होता है 1/2 के ए स्क्वायर। अगर गतिज बढ़ रही है तो स्थितिज घटेगी, अगर स्थितिज बढ़ रही है तो गतिज घटेगी। बात समझ गए, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या है नियत है, कुल ऊर्जा क्या है नियत, समझ गए 1/2 के ए स्क्वायर। ध्यान रखना, पॉइंट लिख लेना, कुल ऊर्जा नियत है, कुल ऊर्जा नियत है, ये हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपने यहाँ पर सीमांत, ये 3 बिंदु ध्यान रखना, ये मध्य बिंदु पर क्या होता है गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, क्योंकि सारी की सारी यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर ही होती है, और स्थितिज 0 होती है, और सीमांत पे स्थितिज ही मैक्सिमम होती है, गतिज 0 होती है।
ठीक है। और ये कुल ऊर्जा नियत, इसमें भी एक शर्त है, कंडीशन, कि अपन जो गति कर रहे हैं उसमें ये कहीं नहीं मान रहे कि कहीं पे घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल वगैरह नहीं लगना चाहिए, ये अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि कहीं पे घर्षण वगैरह नहीं तो घर्षण तो होगा ना, तो अपनी एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाएगी। कैसे भैया, अगर घर्षण होगा तो क्या होगा, जब पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है आसपास घर्षण होगा तो क्या होगा, घर्षण के कारण उसकी एनर्जी, घर्षण से क्या होता है, हीट होती है, हीट पैदा होती है, तो वो हीट एनर्जी के रूप में वातावरण में फैल जाएगी। तो अपन ये मान के चलते हैं कि भाई घर्षण वगैरह कुछ अगर दूसरे टाइप का इफेक्ट नहीं है, ओनली वस्तु सिंपली मोशन कर रहा है, गति, कुछ भी मतलब पास में रुकावट वगैरह नहीं है, तो कुल ऊर्जा नियत है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब अपन पढ़ते हैं इसका ग्राफ, वो भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये पढ़ते हैं ग्राफ, ये क्या है, एक्स अक्ष है जहाँ पर अपन स्थिति शो करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्स क्या शो करेगी, ऊर्जा, ये एक्स क्या शो कर रही है, स्थिति यानी कि एक्स, और ये एक्स क्या शो कर रही है, ऊर्जा, ठीक है। तो अब देखो अपन पहले बात करते हैं किसकी, गतिज ऊर्जा की। तो अपने को पता है जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होता है, x बराबर 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम होती है, गतिज ऊर्जा x बराबर 0 पे मैक्सिमम होती है, और माध्य स्थिति पर न्यूनतम, यहाँ भी न्यूनतम, यहाँ भी न्यूनतम, यानी कि जब मैं माध्य स्थिति से x बराबर 0 से x बराबर प्लस a की तरफ जाऊँगा दूर, तो क्या होगी, गतिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। वैसे कि वैसे यहाँ पर भी ये ऐसे घटते ये घटते जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब मैं x बराबर 0 पे मैक्सिमम, और जब नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ग्राफ वो किसका हुआ है, अपने काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, अपन स्थितिज ऊर्जा की। अब बात करते हैं किसकी, स्थितिज ऊर्जा की। तो देखो स्थितिज ऊर्जा अपने को पता है मैक्सिमम कहाँ होती है, यहाँ पर सीमांत स्थिति पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैं सीमांत स्थिति से जैसे जैसे माध्य स्थिति की ओर आऊँगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर से मैं सीमांत की साइड जाऊँगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ये ग्राफ किसका हुआ, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का, समझ गए। अब आप देखोगे ध्यान से तो देखो, अब ये स्थितिज प्लस गतिज दोनों का योग कितना हो रहा है, फिक्स हो रहा है, कितना, ये कुल ऊर्जा को शो करेगा, ये कुल ऊर्जा को शो करेगा, यानी कि 1/2 KA² U कुल ऊर्जा। कारण क्या, देखो आप देखो इस पॉइंट पे देखोगे तो गतिज क्या है, मैक्सिमम 1/2 KA², स्थिति 0, तो दोनों का योग ये हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आओगे, इस पॉइंट की बात करोगे तो आप क्या करोगे, ये दोनों जोड़ने का होता है, ये वाला, ये क्या है, वैल्यू किसकी है, गतिज की, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, स्थितिज की। दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसलिए 1/2 KA², ठीक है। तो ऐसा बनता है अपने ग्राफ, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब आपने देखा होगा ये स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ, गतिज ऊर्जा ग्राफ, एक पॉइंट देखा जाए ये दोनों मिल रहा है, काट रहा है। अब यहाँ से आप वैल्यू देखोगे तो जो गतिज वाला ग्राफ है और जो स्थितिज वाला ग्राफ है, दोनों सेम ऊंचाई पर है, यानी कि सेम ऊर्जा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बिंदु है जहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या हो रही है, समान प्राप्त हो रही है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या हो रही है, समान प्राप्त हो रही है। तो वो बिंदु क्या है, तो एक्चुअली मैं बताऊँ वो बिंदु क्या है, A√2 इस साइड आएगा प्लस A√2, इस साइड आएगा माइनस A√2, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो देख लो, मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ से आया और कैसे आया। तो अपन इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में भी सवाल आ सकता है। वह बिंदु ज्ञात करो, या फिर मतलब x का वह मान ज्ञात करो, कुछ भी समझ लो, वह बिंदु ज्ञात करो
जहाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समान रहती है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा समान रहती है, यानी कि जहाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समान, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, गतिज इज इक्वल टू स्थितिज, ठीक है, यही तो होगा भाई। इसको क्या कैसे लिख सकते हो, गतिज स्थितिज लिख दो या फिर स्थितिज गतिज लिख दो, बात वही है, क्योंकि अपने थोड़ा स्थितिज गतिज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये बोल रहा है कि अपने को वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर दोनों बराबर हो, तो भाई मैंने इसको दोनों बराबर लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के, ये कितना आ रहा है, अब देखो यहाँ से आप डायरेक्टली इनको काट सकते हैं, एक चीज़ तो कैंसिल हो रही है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जा रहा है, 1/2 के आपस में कैंसिल हो रहा है, तो पीछे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइड लेके जाओगे एक्स को, 2x स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से देखोगे तो अपने पास एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जब इसका वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि प्लस माइनस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस ए बाय रूट ऑफ 2, प्लस माइनस ए बाय रूट ऑफ 2 एक्स इज इक्वल टू। अब ये प्लस माइनस कहाँ से आया, ये मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता हो तो हमेशा अगर ऐसे होना एक्स बराबर रूट ऑफ 9, तो एक्चुअली ये प्लस माइनस 3 होता है, रियल इसका आंसर प्लस माइनस 3 होता है। रूट ऑफ 9 बोले तो इसका आंसर प्लस माइनस 3 होता है। कारण ये है कि आप +3 का स्कोर करोगे तो भी 9 आएगा, -3 का स्कोर करोगे तो भी 9 आएगा। तो 9 का वर्गमूल क्या हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। भाई +3 का स्कोर भी 9 है, -3 का स्कोर भी 9 है, तो फिर 9 का वर्गमूल संभावना 2 है, या तो +3 है या फिर -3 है। लेकिन अपन जब तक अपन 10 तक पढ़ते हैं तब तक अपने को ये कॉन्सेप्ट सिखाए नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीख सकते ना भाई, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +-3, ठीक है। तो देखो ये है अपने लगभग ये वाला टॉपिक अपने पूरा हो गया, ऊर्जा वाला टॉपिक अपने पूरा हो गया। अब अपन 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के भी, जो शायद आगे जाके जब आप उससे भी ज़्यादा लेवल पर पढ़ते हो ना तो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं बता दिया था आपकी खोपड़ी हिल जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन ध्यान रखा करो वैसी बड़ी चीज़ें, एटलीस्ट जहाँ पे काम आएगा वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा चीज़ें, क्योंकि अपन यहाँ पे PhD करने नहीं बैठे, अपने को लैब असिस्टेंट पास करना, सिर्फ लैब असिस्टेंट पास करना। हमेशा देखो सक्सेसफुल वही रहता है जो मतलब क्या, अब जैसे होशियार तो बहुत सारे लोग हैं, सभी होशियार लोगों का लैब असिस्टेंट सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, कुछ का कुछ पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया मैं वो भी पढ़ लेता, वो भी आ जाएगा, वो भी। अपने को सेलेक्टिव पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, तभी मज़ा आएगा और अपना काम हो जाएगा। बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ है भाई, ये ऊर्जा है, इसके चक्कर में अगर 1 महीना निकाल दूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ इस गतिज ऊर्जा के बारे में कि 1 महीना निकल जाएगा एक्चुअली, लेकिन पूरा नहीं होगा। मुझे तो बहुत पता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको जितना बताना है लैब असिस्टेंट के लिए, आपके लिए जितना उपयोगी वही मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप करते हैं न्यूमेरिकल। अब देखो एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, इस एक ही न्यूमेरिकल में अपन सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है, सीखने वाले हैं। पहले देखो क्या दिया हुआ अपने को, 500 ग्राम का एक द्रव्यमान कण F इज इक्वल टू -50x, n क्या न्यूटन है, बल के अधीन गति कर रहा है। जब कण अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। ज्ञात क्या करना है, कोणीय आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम, कुल यांत्रिक ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा 10 जूल है
उस क्षण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। और एक और चीज़ निकालनी है 6 नंबर, जो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। पहले देखो स्टार्ट करने से पहले अपन चीज़ें देख लेते, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान 500 ग्राम, तो m = 500 ग्राम है ना। तो आपको मैंने बताया हमेशा द्रव्यमान को किसमें लेना है, kg में लेना है, तो 1000 से भाग दोगे भाई। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 होते हैं, सभी को पता है ना, ये भी नहीं पता। 0.5 कितना हो जाएगा, kg, तो m कितना हो जाएगा 0.5 kg। इसी प्रकार देखो F = क्या दिया हुआ है, -50x, अपने को पता है F = क्या होता है, -kx होता है। जब आप तुलना करोगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 50, k बराबर कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब देखो ये होता है बल नियतांक। अब इस बल नियतांक का एक मात्रक होता है, वो मात्रक क्या होता है, अब जैसे कि k का मात्रक क्या होगा, अगर वो पूछे कि बल नियतांक का मात्रक क्या है, तो इसका k का मात्रक क्या हो जाएगा, इस k का x नीचे जाएगा, F/x, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर, ये बल नियतांक का मात्रक हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। k का मात्रक निकालना है तो F/x, यानी कि F किस में होगा, न्यूटन में, x की दूरी है यानी कि मीटर में, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका क्या होगा, मात्रक होता है। अब देखो तीसरी चीज़ क्या दी हुई है, जब कण अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए माध्य स्थिति से, तो अपने को पता है माध्य स्थिति पे क्या होता है, वेग मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, a ओमेगा, कितना होता है, a ओमेगा। तो अपने को इसने a ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू अपने को दी हुई है। अब अपन निकालते हैं एक एक करके। तो अब देखो पहला पूछा है कोणीय आवर्ती, पहला पूछा कोणीय आवर्ती, तो मैंने बताया था ओमेगा = क्या होता है, √k/m, k कितना है, 50, लिख दो 50। पता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं, फिजिक्स इतना टफ नहीं रहता। अब जैसे कि ये देखो, ये चीज़ें 0.5 में चेंज कर दिया, ये आपने यहाँ से कर दी, तुलना कर दी। सवाल का जब स्टार्टिंग करते हो ना, सवाल को अच्छे से पढ़ो, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर सवाल को एक बार ढंग से पढ़ लिया ना तो आधी चीज़ तो ऐसे समझ में आती है। तो ओमेगा k/m, और m कितना है, 0.5, m कितना है, 0.5, ठीक है। जब आप करोगे 50 में 0.5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है भाई। 50 में 1 का भाग देते हो तो कितना आता है, 50, आधे का भाग दोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो √100 और कितना हो जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब अपने को निकालना आवर्तकाल, तो आवर्तकाल ये तो पहला निकाला, आवर्तकाल कितना होगा, अपने को पता है ओमेगा = 2π/t, तो t = क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा कितना, 10 π/5 सेकेंड, π/5 सेकेंड में आएगा, किस में आएगा, सेकेंड में, ठीक है। अब निकालना आयाम, तो आयाम निकालेंगे कैसे, अपने को पता है a ओमेगा बराबर कितना है, 10, चूँकि a ओमेगा = 10 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 10/ओमेगा, तो 10 ओमेगा कितना भी है, वो भी 10 है, कितना, 1। आयाम किस में आएगा, मीटर में, MTR यानी कि मीटर, ठीक है। ये चीज़ समझ गए, कितना अच्छा है, बहुत मस्त है ना, बेसिक बहुत ही मतलब ऐसे होता है। सॉरी हो, हिल गया भाई साहब, हाँ सॉरी दिख रहा है आपको, ऐसे होता है, मैनेज करके काम चलाना पड़ता है। आपके लिए लेक्चर बनाने के चक्कर में पता नहीं कितने कितने संघर्ष करने पड़ते हैं मेरे को। तो a बराबर आ गया 1 मीटर, ठीक है। तो अब देखो अब पढ़ना अपना चौथा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या पढ़ रहे हैं अपन, नंबर 4, क्या निकालना, कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो अपने को पता है कुल यांत्रिक ऊर्जा कितना होता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, U
यू भी लिख सकते हो, या फिर कुल एनर्जी ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी एम भी लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। कितना होता है 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1/2 के कितना है 50, और ये कितना आया था, ये कितना आया था, ये अभी आया अपने 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, ध्यान है ना। तो कुल ऊर्जा कितनी हो रही है 25 जूल हो रही है, कुल ऊर्जा कितनी हो रही है 25 जूल। अब देखो ये कह रहा है कि नंबर 5, जब गतिज ऊर्जा 10 जूल है उस क्षण स्थिति ज्ञात करो। तो अपने को पता है भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है U, और U कितना आ गया 25 आ गया। तो अपने को काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ 10, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 25 - 10 15, ठीक है। ये समझ गए। अब एक लास्ट चीज़ और, उसमें देखो, उसमें मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो और भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, उसको कर लोगे तो फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 6 नंबर एक पॉइंट आपको और सॉल्व करना है। यदि कण सीमांत स्थिति से गति प्रारंभ करे तो कौन सी गति, आवर्त गति, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गति लोगों, इसका मतलब आवर्त गति समझो, ठीक है। तो यदि कण सीमांत स्थिति से गति प्रारंभ करे तो गति का समीकरण, यानी कि x की फॉर्म में जो लिखते हैं ना, x लिखो, तो क्या करना लिखना है। तो अपने को पता है x बराबर क्या होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब देखो ये क्या है अपने पास, आयाम कितना आ रहा है 1, तो 1 लिख दो, इंटू साइन ओमेगा कितना आ रहा था अपने पास, कितना आया था 10 ही आया था, तो 10 t। अब फाई कितना, फाई क्या होता है प्रारंभिक कला, यानी कि जहाँ से गति प्रारंभ होती है, कला नितांक। तो देखो वही तो दिया हुआ इसने, यदि कण सीमांत स्थिति से गति प्रारंभ करे, तो मैंने बताया था भाई सीमांत स्थिति यानी कि ये स्थिति, ठीक है, ठीक है। अगर इसने ऐसे दिया होता कि भाई नेगेटिव सीमांत स्थिति इस साइड वाली, तो वो बात इसने सिर्फ सीमांत दिया है। सिर्फ सीमांत का मतलब अपन क्या चलेंगे पॉजिटिव मान के चलेंगे, जब तक कोई स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि भाई यार इस साइड वाले नेगेटिव वाला सीमांत, तो बात नेगेटिव वाले सीमांत में यहाँ पे अलग वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अलग। तो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट करते 0, यहाँ π/2, अगर यहाँ से स्टार्ट करें वापस ऐसे तो कितना पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे वापस आने पे 2π हो जाता है। तो सीमांत स्थिति पे कितना हो गया π/2, तो π/2 से गति स्टार्ट कर रहा है, तो क्या हो गया आपने यहाँ पे लिख देंगे π/2। तो बस ये हो जाएगा x = sin 10t प्लस π/2, ये हो जाएगा इसका समीकरण। यदि x की फॉर्म में लिखने को बोले तो ये समीकरण हो जाएगा, सीधी सी बात है। और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गति यहाँ से 0 से प्रारंभ होती है, ये 0 होता है, ये स्थिति को बोलते हैं π/2, ठीक है। वापिस आओगे तो ये बन जाएगा पाई, इस साइड जाओगे तो 3π/2, वापिस जाओगे तो 2π। मैंने बताया था कल एक बना के वर्त बना के, ये आवर्त गति करता है, तो यहाँ से माना स्टार्ट किया, यहाँ आएगा π/2, यहाँ जाएगा पाई, वापिस यहाँ आएगा घूमते हुए तो 3π/2, फिर घूमते हुए वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2π, ठीक है। तो सीमांत स्थिति यहाँ पर कितनी π/2, ये x ऐसे, ठीक है, और ये माध्य स्थिति पाई और 2π। जबकि इन दोनों में फर्क क्या पाई और 2 में, पाई में तो ये इस साइड जा रहा है, 2π में इस साइड जा रहा है, समझ गए। सेम सीन यहाँ पर भी है, ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो चलिए अब शायद ऊर्जा को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आगे वाला लेक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मत पढ़ेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में न्यूमेरिकल पूछे गए थे, वो मैक्सिमम उसी पे पूछे गए थे, ठीक है।
और 2016 में भी चीज़ थी उसके रिगार्डिंग। देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो मेन बेसिक है। ज़रूरी नहीं कि जो 2016 2018 में सवाल है वो मैं ऐसे कैसे सवाल करवाऊँ। जो मैं करवा रहा हूँ वो बेसिक है, आगे जो भी होगा ना वो उसी के बेस पे होगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा ना, मेरी थ्योरी और जो मैंने जिस टाइप के न्यूमेरिकल कराए उनको कर लिए ना, तो एग्जाम का किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं रहता कि भाई 2016 और 2018 का देखोगे ना, तो जिस प्रकार के सवाल 2016 में आए वैसे 2018 में नहीं आए। तो एग्जामिनर भी पागल नहीं है कि 2016 वाले सवाल में संख्या चेंज करके दे देगा, ऐसा नहीं होगा। 2016 में कुछ अलग कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, 2018 में अलग पूछे जाएंगे, लेकिन उन दोनों का बेसिक ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने दृढ़ पिंड गति की उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैंने जो बेसिक पढ़ा है उसके बेस पे सारे सवाल हो रहे थे, मैंने दिखाया करके कैसे करना है। वैसे कि वैसे ये चैप्टर भी पूरा होने पे 2016 2018 में जो सवाल है वो ओपन करेंगे और देखना इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होगा, कोई भी बाहर से चीज़ नहीं आएगी। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीज़ है, जैसे कि भाई ये मतलब जैसे कुछ भी एक उसमें आया था सवाल कि इकाई यूनिट लेंथ में मतलब मास स्मॉल एम, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई क्या होता है, एकांक लंबाई में द्रव्यमान। ठीक है, तो ये कोई मतलब ऐसे पढ़ाने की चीज़ें नहीं होती है, तो मतलब स्टार्टिंग से आपको मालूम होती चाहिए थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये कोई मतलब जैसे कि कोई भी लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्टिंग में नहीं बताया था ये चीज़ें। ठीक है, ये बेसिक जैसे कि क्या अपना डेंसिटी है, क्या होता है घनत्व, यानी घनत्व भी दिया हुआ था एक में, यानी कि कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन, ये क्या होता है घनत्व होता है। ये बेसिक चीज़ें है जो आपको पता होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है उस बेसिस पे सारे सवाल हो जाते हैं, समझ गए ना आप। तो इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस थ्योरी को अच्छे से पढ़े, उस पर ध्यान दे, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करें। आपके 2016 2018 22 में भी कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जो आपसे नहीं हो पाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ उसके आउटसाइड कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसा मतलब सेलेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ, सेलेक्टेड, मुझे तो बहुत कुछ आता है, सेलेक्टेड जो आपको लैब स्टूडेंट के लिए ज़रूरी वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, बहुत हो गया लेक्चर मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे अपन पढ़ेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस लेक्चर को आप 2 बार पढ़ लेना, और वो थोड़ा बड़ा भी होगा हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप और कुछ उसमें डिफरेंट टाइप के मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। वैसे तो मैं 8 टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल करवाता हूँ, और जब सारे टॉपिक अपने हो जाएंगे ना उसके बाद एग्जाम से मतलब ये मान लो जून महीना अपना मोस्टली मैं सिलेबस लगभग जून की स्टार्टिंग से पूरा कर दूंगा। लास्ट के 20 दिन में अपन टोटल न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, थैंक यू सो मच।